हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक भूगोल की पुस्तक चलती है समकालीन भारत, जिसका अध्याय संख्या 4 का अपन विस्तृत वर्णन कर रहे हैं, जिसका नाम है कृषि। कृषि के बारे में अपन गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। कल अपन ने देखा था रोपण कृषि के बारे में विस्तृत गहनता के साथ अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो है अपना सस्य प्रारूप। कौन सा प्रारूप? सस्य प्रारूप। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये सस्य प्रारूप क्या होता है, तो देखो सस्य प्रारूप मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। मौसम के आधार पर अगर फसलों का वर्गीकरण होता है उसको सस्य प्रारूप बोला जाता है। मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किसके आधार पर? मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण। तो देखो मौसम 3 प्रकार से परिवर्तित होता है, उसी आधार पर अपनी जो ऋतुएं होती हैं वो भी 3 होती हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो इसी प्रकार देखो भारत में 3 सस्य ऋतुएं होती है। 3 सस्य ऋतुएं होती है। कौन कौन सी होती हैं? देखो रबी की फसल के लिए सर्वोत्तम, खरीफ की फसल के लिए सर्वोत्तम और तीसरी है जायद की फसल। तो देखो भारत में 3 सस्य ऋतुएं होती हैं। लिखिए, भारत में 3 सस्य ऋतुएं होती हैं। भारत में 3 सस्य ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये 3 सस्य ऋतुएं होती हैं जिसमें 3 प्रकार की फसलों का अपन प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार की फसलों को अपन उपजाऊपन में लाते हैं। तो कौन कौन सी फसल हो गई? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो नंबर 1 रबी की फसल। नंबर 1 रबी। नंबर 2 खरीफ। नंबर 3 जायद। देखो पहली हो गई नंबर 1 पर हो गई रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की फसल। दूसरी हो गई खरीफ की फसल और तीसरी हो गई जायद की फसल। तो ये 3 सस्य ऋतुएं होती है। भारत में 3 सस्य ऋतुएं होती है। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद, जिसका एक एक का अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। पहली आती है रबी की फसल। पहली नंबर 1 लगाइए, रबी की फसल। नंबर 1 पर कौन सी फसल आती है? रबी की फसल। तो नंबर 1 लगाइए, साइड में लिख लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 1 रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की फसल। देखो रबी की फसल। अब देखो सबसे पहले तो जो रबी की फसल है उसको सर्दी में बोते हैं या फिर गर्मी में बोते हैं। तो ये कौन सी ऋतु में बोई जाने वाली फसल है? शरद ऋतु में, मतलब अर्थात सर्दी में बोई जाने वाली फसल है। तो लिखिए, रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है। जाड़े का मतलब सर्दी में उगाई जाती है। रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है। रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है। जाड़े बोला था सर्दी में, जाड़े में उगाई जाती है। अर्थात सर्दी में उगाई जाती है। देखो रबी की फसल कब उगाई जाती है? जाड़े में उगाई जाती है, अर्थात सर्दी में उगाई जाती है। इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जाड़े की फसल भी कहा जाता है। इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहा जाता है। जाड़े की फसल भी कहा जाता है। इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो उपजाऊपन होता है वो शीत ऋतु में होता है, अर्थात सर्दियों के दिनों में होता है, अर्थात जाड़े में होता है। इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहा जाता है। रबी की फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। तो रबी की फसल की बुआई, रबी की फसल की बुआई, रबी की फसल की बुआई। देखो रबी की फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। दिसंबर के मध्य।
अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है, के मध्य होती है। अगर प्रश्न आ जाए रबी की फसल का उत्पादन कब करते हैं या रबी की फसल कब बोई जाती है, तो ये बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, सर्दी के ऋतु में अर्थात जाड़े के दिनों में ये बोई जाती है। इसकी कटाई अप्रैल से जून के बीच होती है। इसकी कटाई देखो, इसकी कटाई अप्रैल से जून के बीच होती है। अप्रैल से जून के मध्य या बीच, जून के बीच होती है। देखो, जो रबी की फसल है उसको तो बोया तो जाता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, और इसको काटा जाता है अप्रैल से जून के मध्य। अप्रैल से जून के मध्य जो काटी जाने वाली फसल है वो कौन सी है? रबी की फसल कहलाती है। देखो, रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूं, मटर, चना और सरसों। लिखिए, रबी की मुख्य फसलें, रबी की मुख्य फसलें, रबी की मुख्य फसलें गेहूं, मटर, चना, सरसों। जो रबी की फसल है उसकी मुख्य फसलों में आती है गेहूं आ गया, मटर आ गया, चना आ गया और सरसों इत्यादि। देखो, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। लिखिए, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड। देखो, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश रबी की फसल के, और उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी रबी की फसल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। फसल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो रबी की फसल मुख्य तौर से कहां पर बोई जाती है? देखो, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और यूपी रबी की फसल के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन से हो गए? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया आदि। इन स्थानों पर रबी की फसल सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। अब बारी आती है खरीफ की फसल, लेकिन इसको एक बार अपन मानचित्र में देख लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और यूपी कहाँ पर रबी की फसलों का उपजाऊपन होता है। तो रबी की फसलों को अपन मानचित्र में देख लेते हैं एक बार ना, कहाँ पे होता है। तो अपन एक मानचित्र बना लेते हैं यहाँ छोटा सा, ताकि अपने को अच्छी तरह से याद हो जाए, है ना, क्योंकि मानचित्र के माध्यम से अगर अपन सीखेंगे तो अपने को जल्दी याद हो जाएगा। ये अपना भारत का मानचित्र हो गया। किसका मानचित्र? भारत का मानचित्र। इसमें देखो, सबसे पहला क्षेत्र आया पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में एक एक डिजिट से लिख लेता हूं। पी से पंजाब, एच से हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। इस क्षेत्र में इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है ये। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, जेके, है ना, जम्मू कश्मीर प्रेजेंट में जो केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य की श्रेणी, पहले राज्य था, अब इसको क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो जेके मतलब जम्मू कश्मीर। इसके अलावा देखो उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड में यहाँ पे लिख देता हूं, है ना, थोड़ा बाहर निकाल के लिख देता हूं। उत्तराखंड हो गया। इसके अलावा यूपी, यूपी यहीं पे है, यूपी, है ना, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। तो कौन कौन से क्षेत्र हो गया? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। ये क्षेत्रों में रबी की फसल प्रमुखतः बोई जाती है। अगली जो फसल है वो आती है खरीफ की फसल। तो अगली फसल की हेडिंग लगाइए खरीफ की फसल। किसकी फसल? खरीफ की फसल। ये तो हो गई रबी की फसल। अब देखेंगे खरीफ की फसल सस्य प्रारूप के आधार पर। किस प्रारूप के आधार पर? सस्य प्रारूप के आधार पर।
सस्य प्रारूप का मतलब मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो उसमें अपन ने देख लिया कौन सी फसल, रबी की फसल। रबी की फसल का अपन ने विस्तृत अध्ययन कर लिया। अब चलते हैं अपन खरीफ की फसल की ओर। कौन सी फसल की ओर? खरीफ की फसल की ओर। तो खरीफ की फसल, हेडिंग लगाइए खरीफ की फसल। तो हेडिंग लगाइए खरीफ की फसल। नंबर 2 खरीफ की फसल। नंबर 2 खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। देखो खरीफ की फसल। अब देखो रबी की फसल तो सर्दी के दिनों में बोई जाती है। किसके दिनों में? सर्दी के दिनों में बोई जाती है। अब दूसरी आती है खरीफ की फसल। दूसरी कौन सी आती है? खरीफ की फसल। तो देखो खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? गर्मी में उगाई जाती है। तो सबसे पहले लिखिए खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है। वो सर्दी में और ये गर्मी में उगाई जाती है। आपसे पूछा जाए भाई खरीफ की फसल कौन से मौसम में उगाई जाती है, तो कौन से मौसम में उगाई जाती है? गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। कौन से मौसम में? गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, अर्थात गर्मी में उगाई जाती है। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। जबकि जो रबी की फसल है वो सर्दी में बोई जाती है, उगाई जाती है। इसलिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। इसलिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। इसलिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। किसकी फसल? गर्मी की फसल। गर्मी की फसल भी कहते हैं। गर्मी की फसल भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गर्मी की फसल भी कहा जाता है। कौन सी फसल को? खरीफ की फसल को गर्मी की फसल भी कहा जाता है। खरीफ की फसल की जो बुआई है वो जुलाई में होती है। देखो खरीफ की फसल की बुआई जुलाई में होती है। खरीफ की फसल की बुआई, फसल की बुआई, खरीफ की फसल की जो बुआई है जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? जुलाई में। जुलाई में की जाती है। देखो खरीफ की फसल की जो बुआई है वो कब की जाती है? जुलाई के महीने में की जाती है, अर्थात गर्मी के दिनों में की जाती है। और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। सितंबर अक्टूबर में होती है। अक्टूबर में होती है। कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में होती है। कौन सी फसल की? खरीफ की फसल की जो कटाई है वो सितंबर या अक्टूबर के महीने में होती है। कौन सी फसल की कटाई? खरीफ की फसल की कटाई। देखो प्रमुख फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। देखो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें। चावल देखो प्रमुख फसलों के अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा। देखो प्रमुख फसलों में कौन कौन सी फसल हो गई? चावल हो गई, मक्का हो गया, ज्वार हो गई और बाजरा हो गया। इसके अलावा देखो मूंग होता है। मूंग, कपास, जूट, मूंगफली। मूंग, कपास, जूट, मूंगफली इत्यादि। देखो प्रमुख फसलों में कौन कौन सी हो गई? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, जूट, मूंगफली इत्यादि। तो देखो प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्नलिखित ऑप्शनों में से निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? नहीं है होने का मतलब क्या है? 3 तो इसमें से आ जाएंगी,
और एक रबी की फसल में से आ जाएगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, तो इसके बारे में ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये अपना कौन सी फसल होगी, खरीफ की फसल। अब देखो इसके प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। देखो प्रमुख क्षेत्रों में देखो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र। असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, देखो असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, राजस्थान और तमिलनाडु आदि, राजस्थान, तमिलनाडु आदि, राजस्थान, तमिलनाडु, कौन सा नाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु आदि। तो देखो इसकी लोकेशन भी अपन मैप की दृष्टि से देख लेते हैं भाई, इनकी लोकेशन भी कहां कहां पर है, ताकि अपने को और गहराई से याद हो जाए, है ना। तो देखो ये अपना भारत का मैप है, किसका मैप है, भारत का मैप है, ये अपना भारत का मैप है। तो इसमें जो खरीफ की फसल बोई जाती है वो असम में, कौन से क्षेत्र में, असम में। तो सबसे पहले कौन सा आ गया, असम, सबसे पहले आ गया असम, बाहर लिख देता हूं इसको, है ना, असम बाकी है अंदर, है ना? असम हो गया, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, देखो इसी के पास में ये पश्चिम बंगाल हो गया, है ना, यहीं पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा देखो उड़ीसा हो गया, कौन सा, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया, है ना, उड़ीसा, है ना, अच्छे से लिख लेना आप ना, उड़ीसा हो गया। इसके अलावा देखो तेलंगाना, कौन सा गाना, तेलंगाना, तेलंगाना हो गया, है ना, यहां पर। इसके अलावा देखो राजस्थान, राजस्थान, RAJ कर देता हूं मैं, RAJ, राजस्थान, है ना, RAJ, ये राजस्थान हो गया। इसके अलावा तमिलनाडु, कौन सा नाडु, तमिलनाडु, तो इसको यहां लिख देता हूं तमिलनाडु। तो ये प्रमुख इसके क्षेत्र हो गए, जिसको अपन ने मैप की दृष्टि से भी देख लिया। देखो कौन कौन से क्षेत्र हो गए, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना, उड़ीसा और राजस्थान, ये इसके खरीफ की फसल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये अपनी होती है कंप्लीट खरीफ की फसल। लेकिन इसमें एक नोट लगा के आप लिखोगे, तो नोट लगा के आप साइड में लिख लीजिए, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, लिखिए नोट लगा के, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में। देखो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें, धान की 3 फसलें, धान की 3 फसलें, धान की 3 फसलें, 3 फसलें। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे सर ये धान क्या होता है, धान का मतलब चावल, चावल की 3 प्रमुख किस्में हैं, है ना, चावल, कोष्टक में चावल भी कर लेना। असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में धान या चावल की 3 किस्में या फसलें ओस, अमन और बोरो, ओस, अमन और बोरो बोई जाती है, ओस, अमन और बोरो, फसलें ओस, अमन और बोरो, ओस, अमन और बोरो, और बोरो, और बोरो बोई जाती है। देखो ओस, अमन और बोरो। देखो कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है, तीनों ये एक साथ में आती है ना, ओस, अमन और बोरो किसकी प्रमुख किस्में हैं, किस फसल की प्रमुख किस्में हैं, तो ये धान की हैं, अर्थात चावल की प्रमुख किस्में हैं, जो कहां पर बोई जाती हैं, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बोई जाती है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ खरीफ की फसल। अब आता है जायद की फसलें, जायद की फसलें, एक बार स्क्रीनशॉट लो, संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नंबर तीसरा आता है जायद की फसलें, किसकी फसलें, जायद की फसलें, नंबर तीसरा जायद की फसलें।
तो नंबर तीसरा हेडिंग लगाइए जायद की फसलें। किसकी फसलें? जायद की फसलें। जायद की फसलें। तो हेडिंग लगाइए नंबर 3 पर जायद की फसलें। तो देखो जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो नंबर 3 जायद की फसलें। किसकी फसलें? जायद की फसलें। जायद की फसलें। देखो कौन सी फसल आ गई? नंबर 3 पर आती है जायद की फसलें। तो देखो जायद की फसलें, देखो रबी की फसलें सर्दी के दिनों में बोई जाती हैं और जो खरीफ की फसलें हैं वो गर्मी के दिनों में बोई जाती हैं। तो जो जायद की फसलें हैं वो किस किस दिनों में बोई जाती हैं? वो बोई जाती हैं बरसात के दिनों में। किस दिनों में? बरसात के मौसम में या बरसात के दिनों में। तो कोष्ठक में आप लिख सकते हो बरसात के दिनों में, है ना, बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में, दिनों में बोई जाने वाली फसल है जायद की फसल। कौन सी फसल? जायद की फसल। और जहां पर पानी उपलब्ध है तो वो तो किसी भी ऋतु में बो सकता है, इस फसल को हर ऋतु में बो सकता है जहां पर पानी की उपलब्धता है। लेकिन ये ज्यादातर किस ऋतु में बोई जाती है? बरसात के दिनों में बोई जाती है। तो लिखिए जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। जायद का मौसम, जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। रबी और खरीफ के बीच आता है। देखो रबी और खरीफ के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में कौन सी फसल आती है? जायद की फसल, जो रबी और खरीफ की फसल के मध्य बोई जाती है। तो देखो इसमें तरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूजा, खीरा, लिखिए इसमें तरबूज, तरबूज, खरबूजा, खरबूजा, खीरा, खीरा, सब्जियां, सब्जियां। देखो इसमें तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, सब्जियां हो गई और चारे वाली फसलें उगाई जाती हैं, और चारे वाली फसलें उगाई जाती हैं, और चारे वाली फसलें उगाई जाती हैं। और चारे वाली फसलें उगाई जाती है। इसमें देखो तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इसके अलावा खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, सब्जियां हो गई, और चारे वाली फसलें कौन सी फसलों के अंतर्गत आती है? जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो देखो गन्ने को भी, देखो गन्ने को भी इसी मौसम में लगाया जाता है। लिखिए गन्ने को भी, इसी में लिखिए गन्ने को भी, गन्ने को भी इसी मौसम में लगाया जाता है, इसी मौसम में लगाया जाता है। गन्ने को भी इसी मौसम में लगाया जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह बनने में 1 साल लग जाती है। लेकिन उसे पूरी तरह बनने में 1 साल लग जाती है। लेकिन उसे पूरी तरह बनने में, पूरी तरह बनने में, बनने में 1 साल, कितने दिन? 1 साल लग जाती है। 1 साल लग जाती है। 1 साल लग जाती है।
देखो गन्ने को भी इसी मौसम में लगाया जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह तैयार होने में कितने दिन लग जाते हैं? 1 साल लग जाती है। अब देखते हैं भारत की मुख्य फसलें, अब अध्ययन करेंगे अपन भारत की मुख्य फसलों का। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अध्ययन करेंगे भारत की मुख्य फसलों का। कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, खाद्य फसलें कौन सी हैं, अखाद्य फसलें कौन सी हैं, है ना, इनके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये अपनी तीनों ऋतुओं में बोई जाने वाली तीनों प्रकार की फसलें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आता है अपना प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, जिसमें खाद्य और अखाद्य फसलें आती हैं। खाद्य, खाद्य का मतलब जिसका प्रयोग खाने में किया जाता हो, और अखाद्य का मतलब जिसका प्रयोग खाने में नहीं किया जाता हो, है ना, तो वो अखाद्य फसलें हो गई ना। खाद्य का संबंध खाने से है ना। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख फसलें, भारत की प्रमुख फसलें। देखो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं खाद्य फसलों का। कौन सी फसलों का? खाद्य फसलों को, जिनका अपन खाने में प्रयोग लेते हैं ना। खाद्य फसल, खाद्य फसलें, फसल, खाद्य फसलों का अपन अध्ययन कर रहे हैं। भारत की प्रमुख फसलों में पहले अपन अध्ययन कर रहे हैं खाद्य फसलों का, जिसमें देखो सबसे पहले लिखिए, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के, लिखिए मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में, मिट्टी, 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 जलवायु, मिट्टी, जलवायु, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में। तो देखो मिट्टी, जलवायु, क्या क्या, देखो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण, और कृषि पद्धति में अंतर के कारण, और कृषि पद्धति में, कृषि पद्धति में अंतर के कारण, कृषि पद्धति में अंतर के कारण, देखो उस क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में, कृषि पद्धति में अंतर के कारण, देखो हर जगह की मिट्टी, जलवायु अलग अलग रहती है, वहां पर जो कृषि कार्य किया जाता है उसके तौर तरीके अलग अलग होते हैं। तो देखो के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की, के कारण देश के विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में अनेकों प्रकार की, विभिन्न भागों में, भागों में अनेकों प्रकार की, अनेकों प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें, खाद्य और अखाद्य फसलें बोई जाती है। खाद्य और अखाद्य फसलें बोई जाती है, खाद्य और अखाद्य। देखो हर जगह अलग अलग प्रकार की फसल क्यों बोई जाती है? क्योंकि वहां पर अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। प्रत्येक जगह पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जा सकती है, वहां की जलवायु भी अलग पाई जा सकती है, कृषि जो पद्धति है वो करने का तरीका है वो भी अलग पाया जा सकता है। तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति के अनुसार खाद्य और ऐसा अखाद्य फसलों को विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बोया जाता है, अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहला आता है खाद्य फसलों में चावल। सबसे पहला कौन सी फसल आती है? चावल। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए चावल। नंबर 1 चावल, नंबर 1 चावल, नंबर 1 चावल। ये प्रमुख खाद्य फसल है भारत की ना। सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं? चावल भारत में, है ना। तो चावल सबसे पहले आती है, चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। उसके बाद आता है गेहूं, है ना। पहला स्थान किसका है? चावल का, फिर आता है गेहूं का। तो देखो चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा, देखो चीन के बाद भारत, देखिए चीन के बाद भारत, चीन के बाद, चीन के बाद भारत दुनिया में, दुनिया में, देखो चीन के बाद, किसके बाद? चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा, दुनिया में
चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला स्थान किसका आता है? चीन का। चाइना का पहला स्थान आता है और भारत का दूसरा। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है किसके उत्पादन में? चावल के उत्पादन में। पूरे विश्व में चावल का उत्पादन भारत में दूसरे नंबर पर किया जाता है। पहला स्थान किसका है? चीन का, और दूसरा स्थान भारत का। तो इस उत्पादन देश। धान की खेती का मतलब चावल की खेती। धान की खेती के लिए जरूरी होते हैं, देखो लिखिए, धान की खेती के लिए जरूरी होते हैं। क्या क्या जरूरी होते हैं? जरूरी होते हैं, देखो धान की खेती के लिए जरूरी होते हैं, क्या क्या जरूरी होते हैं? उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। उच्च तापमान क्या जरूरी होता है? उच्च तापमान वो भी कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक मतलब उच्च तापमान होना चाहिए। चावल की फसल को उत्पादित करने के लिए उच्च तापमान होना जरूरी है। जो कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अधिक आर्द्रता, इसके अलावा अधिक आर्द्रता भी अधिक होनी चाहिए। अधिक आर्द्रता का मतलब, अधिक आर्द्रता का मतलब यह है कि हवा में नमी की मात्रा उच्च होनी चाहिए। और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है वहां पर चावल की या धान की खेती की जाती है। तो देखो धान की खेती के लिए किसकी खेती के लिए? धान की खेती के लिए तो देखो धान की खेती के लिए जरूरी होते हैं उच्च तापमान। क्या जरूरी होता है? उच्च तापमान। कैसा तापमान होना चाहिए? तापमान उच्च होना चाहिए। उच्च तापमान। अब उच्च तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। अधिक आर्द्रता होनी चाहिए। अधिक आर्द्रता का मतलब हवा में नमी की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर कौन सी फसल की जा सकती है? चावल की कृषि की जा सकती है, अर्थात धान की खेती की जा सकती है। यदि सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो धान को, लिखिए, यदि सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो धान की कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी की जा सकती है। कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी की जा सकती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी की जा सकती है। देखो यदि सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो धान की कृषि, यदि सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो धान को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। अर्थात कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी धान की कृषि की जा सकती है अगर सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो। इसके अलावा देखो भारत के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं चावल के उत्पादन की दृष्टि से? पहला आता है पंजाब हरियाणा। लिखिए पहले भारत के प्रमुख क्षेत्र। देखो प्रमुख क्षेत्रों में पंजाब हरियाणा, हरियाणा, कौन सा हरियाणा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। इसके अलावा देखो
पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। देखो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान के इलाके ऐसे हैं जहां पर धान की खेती सर्वाधिक की जाती है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि इन क्षेत्रों में, लिखिए, ऐसा इसलिए संभव हो पाया है, इसी में लिखना, ऐसा इसलिए संभव हो पाया है, ऐसा इसलिए संभव हो पाया है, इसलिए संभव हो पाया है, इसलिए संभव हो पाया है, हो पाया है, ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि इन क्षेत्रों में नहरों का संगम जाल है, कि इन क्षेत्रों में, कि इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में नहरों का संगम जाल है, क्षेत्रों में नहरों का संगम जाल है, नहरों का संगम जाल है, संगम जाल है, इस वजह से धान की खेती की जा सकती है, की जाती है। तो नहरों का संगम जाल है इन क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्रों में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। एक बार अगर मैप की दृष्टि से आप देखना चाहें तो मैप अपन बना लेते हैं, नीचे अपनी जगह नहीं है इस वजह से अपन ऊपर बना लेंगे। तो मैप में अपने इन क्षेत्रों को दर्शा लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं, कौन से देश में, भारत में। भारत में जो प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार अपन मैप की दृष्टि से देख लेते हैं, है ना। तो अपन मैप में देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये अपना भारत का मैप है, किसका मैप है, भारत का मैप है। ये अपना भारत का मैप है, इसमें चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भारत में चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हुए, पंजाब हो गया, पी से पंजाब, एच से हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कौन सा उत्तर प्रदेश को बाहर ले लेता हूं मैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके अलावा देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, कौन सा क्षेत्र, राजस्थान, RAJ, राजस्थान, RAJ का मतलब राजस्थान। तो देखो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हो गए, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। तो अपने मैप की दृष्टि से भी देख लिया है। अब आगे चलते हैं अपना दूसरी फसल की ओर। जो प्रमुख खाद्य फसल है वो भी दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है गेहूं। कौन सी फसल है, गेहूं। तो गेहूं का अपना विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो दूसरी फसल की ओर चलते हैं अपन, गेहूं की ओर, है ना। तो नंबर 2 पर हेडिंग लगाइए गेहूं। नंबर 2 पर कौन सी फसल आ गई, गेहूं, गेहूं। तो ये भी दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है भारत की, है ना। पहली कौन सी हो गई, चावल, और दूसरी कौन सी हो गई, गेहूं। तो देखो गेहूं, देखो अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, गेहूं के बारे में। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण, गेहूं भारत की, गेहूं भारत की दूसरी
महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। कैसी फसल है? खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल है। जबकि पहली खाद्यान्न फसल कौन सी है भारत की? चावल। तो जो गेहूं है ये भारत की दूसरी, कौन सी? भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। कौन सी फसल? गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और पहली है चावल। देखो गेहूं उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की सालाना वर्षा। देखो गेहूं उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर सालाना वर्षा, अर्थात वार्षिक वर्षा है ना, सालाना वर्षा। देखो गेहूं उगाने के लिए कितनी परसेंट वर्षा चाहिए? 50 से 75 जो सेंटीमीटर है वो हर साल वर्षा होना जरूरी है। सालाना वर्षा की जरूरत होती है। वर्षा की जरूरत होती है। तो गेहूं के लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना जरूरी है, जिसका वितरण समान रूप से हो। और जिसका वितरण भी कैसा हो? समान रूप से हो। ऐसा नहीं है कहीं पे ज्यादा हो रही है कहीं पे कम हो रही है। और जिसका वितरण समान रूप से हो। वितरण समान रूप से हो। और जिसका वितरण समान रूप से हो। इसका वितरण कैसा हो? समान रूप से हो। ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में बहुत अत्यधिक वर्षा हो रही है, किसी क्षेत्र में बिल्कुल ही कम हो रही है। कहने का मतलब 50 से जो 75 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसका समान वितरण होना चाहिए, असमान वितरण नहीं होना चाहिए। तो देखो जो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो रही है उसका वितरण भी कैसा होना चाहिए? समान मात्रा में होना चाहिए। पाला पड़ने से गेहूं की फसल तबाह हो जाती है। देखो पाला पड़ने से गेहूं की फसल तबाह हो जाती है। लिखिए पाला पड़ने से गेहूं की फसल तबाह हो जाती है। गेहूं की फसल तबाह हो जाती है अर्थात खराब हो जाती है ना, तबाह हो जाती है। किसके कारण? पाला पड़ने के कारण, अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण या अत्यधिक जो पाला पड़ता है ना, कोहरा पड़ता है, उसके कारण ये जो गेहूं की फसल है वो खराब हो जाती है या तबाह हो जाती है। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र, देखो गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र लिखिए। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र तो इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो गेहूं सर्वाधिक कौन कौन से क्षेत्रों में होता है? देखो गंगा सतलुज के मैदान में क्योंकि ये अत्यधिक उपजाऊ मैदान होते हैं, इस कारण यहाँ पर गेहूं की खेती या गेहूं की कृषि अत्यधिक मात्रा में संपन्न होती है। इसके अलावा दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश अर्थात काली मिट्टी में भी गेहूं की उत्पादकता अधिक होती है। तो दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, यहां पर भी गेहूं की उत्पादकता होती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार। देखो गंगा सतलज का मैदान, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया
जाता है इत्यादि प्रमुख क्षेत्र हो गए गेहूं के उत्पादन के। अब ये अपनी जो मुख्य खाद्य फसलें थी चावल और गेहूं ये कंप्लीट होगी। अब देखो खाद्य फसलों के अंतर्गत ये अपन अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इनका थोड़ा महत्व कम है इनके अपेक्षा। इन दोनों का महत्व सर्वाधिक खाद्य फसलों के रूप में प्रयोग किया जाता है भारत में, है ना। तो ये आते हैं मोटे अनाज, तो मोटे अनाजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए मोटे अनाज। कौन से अनाज? मोटे अनाज। अब मोटे अनाजों में किस किस का अध्ययन करेंगे देखते हैं। देखो मोटे अनाज, कौन से अनाज? मोटे अनाज। तो हेडिंग लगाइए मोटे अनाज। हेडिंग लगाइए मोटे अनाज। मोटे अनाज। तो देखो भारत में उगने वाले मोटे अनाज में से मुख्य है ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी प्रमुख मोटे अनाज है भारत के प्रमुख मोटे अनाज कौन से हैं? ज्वार, बाजरा और रागी। अर्थात मोटे अनाज होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी आकृति से है कि मोटा सारा हो, नहीं, मोटा सारा से नहीं है, मोटे होने से नहीं, संभव नहीं है ना। तो देखो भारत में उगने वाले मोटे अनाज में से मुख्य हैं, भारत में उगने वाले मोटे अनाज में से हैं, मोटे अनाज में से हैं। देखो भारत में उगने वाले मोटे अनाज में से मुख्य है, में से, या मुख्य और लगा लेना ना, मुख्य है। तो देखो मोटे अनाजों में मुख्य रूप से कौन कौन से अनाज आते हैं, तो इसमें जो प्रमुख अनाज आता है वो पहला आता है ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी। अगर प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है, तो तीनों एक साथ आ जाएंगे और एक कोई अन्य फसल आ जाएगी, तो इन तीनों को वो जो अलग आएगी वो अपना करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए मोटे अनाजों के अंतर्गत? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और रागी हो गया, है ना। ये प्रमुख मोटे अनाज है। इनमें पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होती है। देखो इनमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इनमें पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होती है। इनमें पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होती है। पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होती है। देखो इनमें पोषक तत्व जो गुणकारी तत्व हैं उनकी मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन से अनाजों में? मोटे अनाजों में। तो पहला आता है अपना मोटा अनाज ज्वार। तो ज्वार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए नंबर 1 ज्वार। नंबर 1 ज्वार। मोटे अनाजों में जो पहला आता है ज्वार। ज्वार के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखो ज्वार उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है। ज्वार उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। ज्वार उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र सबसे आगे है। देश में सबसे आगे कौन सा क्षेत्र है? महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो देखो अगर प्रश्न आ जाए कि देश में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है, तो सर्वाधिक जो ज्वार का उत्पादन हुआ है वो महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये डेफिनेट याद रखना है कि भारत का जो पहला स्थान किसका आता है? महाराष्ट्र का। किसके उत्पादन में? ज्वार के उत्पादन में। ज्वार कैसा अनाज है? मोटा अनाज है। देखो ज्वार की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होती है। देखो ज्वार की खेती मुख्य रूप से ज्वार की खेती कर्नाटक कौन सा नाटक? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होती है।
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो देखो ज्वार की खेती, ज्वार की खेती कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है? कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश अर्थात एमपी। देखो ज्वार की खेती, ज्वार की खेती, ज्वार की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कौन सा नाटक है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होती है, में होती है, में होती है। लेकिन पहला स्थान किसका आता है? महाराष्ट्र का। पहला स्थान किसका आता है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बाद ज्वार की खेती कर्नाटक में भी की जाती है, आंध्र प्रदेश में भी की जाती है और मध्य प्रदेश में भी की जाती है। देखो ज्वार को अक्सर आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है। कौन से क्षेत्रों में उगाया जाता है? आर्द्र क्षेत्रों में। तो लिखिए ज्वार को अक्सर, ज्वार को अक्सर ज्वार को अक्सर आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है। कौन सी क्षेत्रों में? आर्द्र क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है, क्षेत्रों में उगाया जाता है। देखो ज्वार को मुख्य तौर से कौन से क्षेत्रों में उगाया जाता है? आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसलिए इसे सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। तो लिखिए इसलिए इसे, इसलिए इसे सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, इसे सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। देखो ज्वार को सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में उगाई जाती है? आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है। दूसरा जो प्रमुख अपना जो मोटा अनाज है वो आता है बाजरा। पहला ज्वार हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? बाजरा। तो हेडिंग लगाइए बाजरा। नंबर 2 पर बाजरा, नंबर 2 पर बाजरा, बाजरा। नंबर 2 पर जो मोटा अनाज है वो कौन सा आता है? बाजरा। तो देखो अपन अध्ययन कर रहे हैं मोटे अनाजों के बारे में। तो अपन ने पहला अध्ययन कर लिया ज्वार के बारे में, दूसरा अध्ययन कर रहे हैं बाजरे के बारे में। देखो बाजरे को बलुई और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। बाजरे को बलुई, बाजरे को, बाजरे को बलुई, बलुई और उथली काली मिट्टी में, और उथली काली मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में? उथली काली मिट्टी में, काली मिट्टी में उगाया जाता है, मिट्टी में उगाया जाता है। तो देखो बाजरे को बलुई मिट्टी में, बलुई में और उथली काली मिट्टी में, बलुई मिट्टी और उथली काली मिट्टी में बाजरे की फसल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान जो राज्य है वो बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान बाजरे का, राजस्थान बाजरे का, राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाजरे का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक है। राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो गया? राजस्थान। राजस्थान बाजरे के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। देखो बाजरे की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, लिखिए बाजरे की खेती, बाजरे की खेती, किसकी खेती? बाजरे की खेती, बाजरे की खेती। देखो बाजरे की खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, कौन सी रात? गुजरात, गुजरात और हरियाणा, और हरियाणा। देखो बाजरे की खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी होती है, में भी होती है, में भी होती है। तो देखो बाजरे की खेती के मामले में सबसे पहला स्थान आएगा राजस्थान का। किसका? राजस्थान इसके उत्पादक में पहला स्थान रखता है।
इसके उत्पादन में पहला स्थान कौन सा राज्य रखता है? राजस्थान रखता है। बाजरे की खेती इसके अलावा राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी होती है। तो ये अपने कंप्लीट हो गए बाजरा। कौन सा? बाजरा, मोटा अनाज। दूसरा बाजरा, ये अपना कंप्लीट हो गया। तीसरा अपन चलते हैं तीसरे मोटे अनाज की ओर, रागी की ओर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, संभवत है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन तीसरे मोटे अनाज की ओर चलते हैं और तीसरा मोटा अनाज है अपना रागी। तीसरा मोटा अनाज कौन सा है? रागी। तो मोटा अनाज तीसरा रागी, हेडिंग लगाइए रागी के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जोश और जुनून के साथ अपन एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, ताकि अपना एग्जाम में आने वाला प्रत्येक प्रश्न अपने नोट्सों के अंदर से आए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आए। अगर बाहर से भी कोई प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, उसका भी अपन इसमें जिक्र करेंगे, ताकि वो प्रश्न भी अपने नोट्सों में से ही मिल जाए। कई बार क्या है, एक दूसरे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, अपन सोचते हैं ये तो अपने सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन फिर भी उससे आ जाता है प्रश्न। तो उसका रीजन ये है कि वो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है, इस वजह से उसका भी प्रश्न आना स्वाभाविक सी बात है। तो अपन उसको भी नहीं छोड़ेंगे, अपन साथ लेके चलेंगे सारे प्रश्नों को, ताकि अपना कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा ना। सही, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम अधिक लग रहा है तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, अपना प्रश्न अपने पास ही रहना चाहिए, अपने बटा में से बटा नंबर आने चाहिए, पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। तो तीसरी जो मोटे अनाज की प्रमुख फसल है वो है रागी। तो लिखिए रागी। नंबर 3 रागी। देखो रागी, ये भी तीसरा प्रमुख मोटा अनाज है। पहला कौन सा हो गया? ज्वार हो गया, बाजरा कंप्लीट हो गया, और तीसरा आता है रागी। तो देखो रागी को शुष्क प्रदेशों में लाल, काली, बलुआ, दोमट। रागी को शुष्क प्रदेशों में, रागी को शुष्क प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में लाल, काली, दोमट। देखो रागी को शुष्क प्रदेशों में लाल, काली, बलुआ, दोमट, बलुआ, बलुआ भी लिख लो, बलुआ, और बलुआ के अलावा और कौन सी मिट्टी? उथली काली मिट्टी में भी उगाया जाता है। उथली काली मिट्टी, उथली काली मिट्टी में भी उगाया जाता है। मिट्टी में भी उगाया जाता है, उथली काली मिट्टी में भी उगाया जाता है। तो देखो रागी की फसल को शुष्क प्रदेशों में, कौन से प्रदेशों में उगाया जाता है? शुष्क प्रदेशों में, जहां पर लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, बलुआ और उथली काली मिट्टी के क्षेत्रों में भी इस कृषि का उपजाऊपन किया जाता है, इसको उपजाया जाता है। देखो रागी के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। देखो रागी के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। रागी के उत्पादन में, रागी के उत्पादन में कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। तो रागी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राष्ट्र करता है? महाराष्ट्र करता है। कौन सा राष्ट्र करता है? महाराष्ट्र राज्य करता है। किसका उत्पादन? रागी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है, जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है, जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। कौन से नाडु का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का स्थान आता है, स्थान आता है। तो ये हो गए अपने कंप्लीट मोटे अनाज। कौन से अनाज? मोटे अनाज। आज के लिए इतना ही काफी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखना कि आपको क्लास कितनी पसंद आई। अगर कोई भूलवश, अगर कोई त्रुटि, बोलने में कुछ और लिखने में कुछ और अगर त्रुटि हो जाती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ताकि अपन उसमें भी सुधार कर सके। बाकी 100% परिणाम अपने नोट्सों से बाहर नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।